सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, वही मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। आज हम लोगों को वर्कशीट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 वर्कशीट्स करनी है और इसके बाद हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है उसकी हमारी क्लासरूम प्रैक्टिस जो हम रोज करते हैं क्लास के साथ ही, प्लस वर्कशीट प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट। इस तरह से हम बहुत ही मजबूत फाउंडेशन और बेस बनाते हुए सीए फाउंडेशन की इंग्लिश को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए वर्कशीट नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूड या फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 प्रकार के सेंटेंसेस थे: डिक्लेरेटरी, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग वर्कशीट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। बताओ आप, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अगर आपने एक्सक्लेमेटरी लिखा है यहाँ पर तो आपका आंसर सही है। वर्कशीट आपने सॉल्व की है, मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ आपको सॉल्व करा के। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन, क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज कॉल्ड imperative sentence. Sorry, interrogative sentence is called question interrogative. Interrogative sentence. A sentence that expresses command, order or request is called imperative sentence. ठीक है, तो बहुत easy है. A sentence that makes a statement or assertion is called assertive या declaratory. Declaratory sentence या इसको assertion के लिए assertive sentence भी बोलते हैं. Assertive sentence. अगला, a sentence that expresses wish is called, wish यानी कि इच्छाएं, may God bless you टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वेरी इजी है ना। चलो अगली एक्सरसाइज है वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन सेकंड या बी। राइट डाउन द सेंटेंस टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को, ये सेंटेंस पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। इन पांचों जो अभी ऊपर ने ऊपर करें, इन पांचों में से कौन से टाइप का है। ठीक है, करते हैं। पहला, वेयर डिड यू गो। अभी तो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंडिया इज माई कंट्री। नाउ दिस इज अ डिक्लेरेशन। भाई मैं, भारत मेरा देश है, मैंने ये घोषणा कर दी, ये मैंने बात कह दी है। दिस इज अ मियर फैक्ट। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इट्स अ डेक्लेरेटरी सेंटेंस। ठीक है। मे यू ग्रो वाइजर, बुद्धिमान बनो ऐसी मेरी दुआएं हैं, विशेज हैं। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्लीज ग्रांट मी 10 days लीव, इसमें रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड। इफ यू रिमेंबर, याद करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। बहुत बढ़िया। इसके बाद, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। ओ वाओ, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखो बराबर सारे पंक्चुएशंस, कहीं पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं फुल स्टॉप है। ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है? ये एक सजेशन या एडवाइस है, वे तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, ये इम्पेरेटिव है। ऑर्डर भी हो सकता है टीचर का कि भैया अपने माता पिता की बात सुना करो, ओबे योर पेरेंट्स। अगर ऑर्डर माने तो भी इम्पेरेटिव है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। अब ये कहावत है, इंग्लिश की कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ बातें बातें करने के बजाय करके दिखाना, एग्जाम्पल शो करना ज्यादा बेटर है ना। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो कोई समझदार व्यक्ति बोलता है तू बोल बोल के क्यों बता रहा है, तू खुद करके दिखा देना, शो एन एग्जाम्पल, बी एन एग्जाम्पल इन योरसेल्फ। एग्जाम्पल इज ऑलवेज बेटर देन परसेप्ट। परसेप्ट यानी थ्योरी, परसेप्शन। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना चाहिए। डिक्लेरेटरी सेंटेंस, सारी कहावतें डिक्लेरेटरी होती है वैसे भी। कहावतें यूनिवर्सल ट्रूथ्स डिक्लेरेटरी।
इज ही अ क्रिकेट प्लेयर, इंटेरोगेटिव। पहला वाला क्या था? इंटेरोगेटिव, और आखिरी वाला भी इंटेरोगेटिव। ये हो गए हमारे सारे वर्कशीट नंबर 5 के सेंटेंसेस। एज इजी एज दैट, है ना। चलो अगली वर्कशीट पे आते हैं हम लोग। अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 6, सॉल्व करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल में एक ही क्लॉज होता है, मेन क्लॉज, और वही बस एक क्लॉज होता है। कंपाउंड में दो मेन क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, या एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो मेन क्लॉज और फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं। रिमेंबर? चलो तो फिर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, बस उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट हैज टू और मोर मेन क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज हो, विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर, a sentence that contains one main clause and one or more subordinate clause is called complex. उसी क्रम में चल रहा है। And a sentence with two or more main clauses and one or more subordinate clauses is called compound complex sentence. तो आप अब क्रॉस चेक कर लो कि वर्कशीट नंबर 6 में जो हमने फिल किए हैं और जो आपने फिल किए हैं वो मैच कर रहे हैं, और अगर हाँ तो दैट्स मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी, राइट डाउन द सेंटेंस टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो पहले हमने किया था पिछली वर्कशीट में, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। मैं इसको अभी करूंगा या मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है। फैन बॉयज देख लो आप, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, और आ रहा है, और मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। कोऑर्डिनेट हम करते हैं दो बराबरी वालों के बीच में, जिसमें एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट नहीं होता, बल्कि दोनों बराबरी वाली होते हैं। बराबर वालों में कोऑर्डिनेट, हमने लैंग्वेज के लॉजिक लगाए थे, रिमेंबर? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब ये इसमें दो मेन क्लॉज हैं। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। बहुत अच्छा। ही सेज दैट ही वोंट गो, कॉम्प्लेक्स, दैट है ना। आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी नहीं है कंजंक्शन। ही ट्राइड टू स्टील द डायमंड बट द सिक्योरिटी गार्ड कॉट हिम। उसने हीरा चुराने की कोशिश की पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया। बट है, फैन बॉयज में आ रहा है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस है। द गर्ल कॉल्ड द पुलिस व्हेन शी सॉ द गून, व्हेन है मतलब कॉम्प्लेक्स। दो क्लॉज हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है, मतलब कॉम्प्लेक्स। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मेन क्लॉज। Whenever I went to my village, subordinate clause, but sometimes I also played football. तो मैं क्रिकेट खेलता था जब भी मैं अपने गांव जाता था, लेकिन कभी कभी मैं फुटबॉल भी खेलता था। इसमें ये एक मेन क्लॉज है, बट के बाद जो लिखा है वो एक और मेन क्लॉज है, और वेनेवर के बाद जो लिखा है ये सबऑर्डिनेट है, मतलब दो मेन और एक सबऑर्डिनेट। इसका मतलब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। मॉड्यूल के पीछे की एक्सरसाइज तो हम कर ही चुके हैं इसको लेके। द बॉयज प्लेड वेल एंड कॉन्सिक्वेंटली आवर टीम वन द मैच, एंड लगाया फैन बॉयज, कंपाउंड सेंटेंस। लड़के अच्छा खेले और इस कारण हमारी टीम जीत गई। द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल व्हेन आई लास्ट सॉ इट, मतलब एक मेन क्लॉज है, द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल व्हेन आई लास्ट सॉ इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड नाउ दे से इट हैज बीन लॉस्ट, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब इसमें द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, main clause. Now they say it has been lost, main clause. When I last saw it, subordinate clause. या हाँ, तो ये बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दो मेन और एक सबऑर्डिनेट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। खत्म। एज इजी एज इट अपियर्स। ये उतना ही इजी है जितना ये नजर आ रहा है ना। और पढ़ा हुआ है ना बहुत जान लगा के, तो चीजें बहुत इजी हो जाती है। चलो भाई अगली वर्कशीट पे आते हैं।
ये वाली पूरी हुई। वर्कशीट नंबर 7। मैंने कहा था हम कंजंक्शन को बहुत तरीके से पढ़ेंगे और हमने पढ़ा भी, और आज जो है वो कंजंक्शन का वर्कशीट भी बनाया है मैंने। तो कंजंक्शन की वर्कशीट देखो। फिल इन द ब्लैंक्स। कंपाउंड सेंटेंसेस यूजुअली कंटेन डैश एंड डैश कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शन होते हैं? डैश एंड डैश नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें क्या आएगा? यूजुअली कंटेन, कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एंड हटा दो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजुअली कंटेन कोरिलेटिंग कंजंक्शंस, या इसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। चल, अब आपको अपनी बुद्धि से, अपने खुद की विजडम से कंजंक्शन फिल करना है। फिल इन द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ये बढ़िया है। टेक इट और लीव इट के पहले कंजंक्शन लगाना है। क्या लगेगा? और है तो इधर लगेगा ईदर। तो ईदर टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या छोड़ो, फिर मत लो। डैश यू आर हियर, आई नीड नॉट वरी। डैश यू आर हियर, आई नीड नॉट वरी। तुम यहाँ हो, मुझे डरने की जरूरत या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या लगता है? नाउ दैट यू आर हियर, आई नीड नॉट वरी। तो यहाँ कौन सा कंजंक्शन लगेगा? नाउ दैट। रीजन बताता है ना नाउ दैट, मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाए थे सारे। नाउ दैट यू आर हियर, अब जबकि तुम यहाँ हो, आई नीड नॉट वरी। अगर किसी बच्चे ने यहाँ सिंस लिखा है तो चलेगा, सिंस से भी काम चल जाएगा। ठीक, बिकॉज से भी चल जाएगा। आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई देन बेग। भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। रादर देन। आई हर्ड दैट यू वन अ प्राइज, यहाँ पे दैट आएगा। मैंने सुना है कि तुमने एक प्राइज जीता। ही विल कम डैश यू इनवाइट हिम, वो आएगा अगर तुम उसे बुलाओगे। तो अगर के लिए इफ, ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम। तो पहले में इधर, दूसरे में नाउ दैट या सिंस या बिकॉज, तीसरे में रादर डाई देन बेग, चौथे में आई हर्ड दैट, पांचवे में ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम। ठीक, इतने हमने किए। फिर है डैश यू सो शैल यू रीप। ये कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। सो मीन्स बोना, और रीप यानी पके हुए फल को प्राप्त करना। तो जैसा बोगे, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, कहावत है। करी है मस्ती क्लास में तो अच्छा रिजल्ट कहाँ से होए। करी है ऑनलाइन में मक्कारी, इंग्लिश है कर लेंगे वो तो यार ठीक है, नहीं देखते, एक दो लेक्चर छोड़ भी देता हूँ, तो फिर रिजल्ट कहाँ से होए, है ना। तो इसका आएगा एज यू सो शैल यू रीप। फिर ही लिव्ड, ही वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ इंडिया। तो इसका आएगा अंटिल ही लिव्ड, वो जब तक रहे तब तक वो भारत के ध्रुव तारे थे। एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अंटिल ही लिव्ड, जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो रहे, ही वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ इंडिया, वो भारत के ध्रुव तारे थे। आई लाइक बोथ राइस एंड व्हीट, यहाँ पे एंड कंजंक्शन आएगा। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, येट कॉन्सिक्वेंस बताता है ना, रीजन बताता है। कॉन्सिक्वेंस, दो ही वर्कड हार्ड, दो का अर्थ क्या है? यद्यपि उसने, यानी कि वैसे तो उसने बहुत मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया। तो फिर भी के लिए हमने लगाया येट। स्टिल ही फेल्ड, ये आम बोलचाल की स्पोकन में है, लेकिन करेक्टली यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। चूंकि दो है, अगर दो नहीं लगाते, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो बट आता। पर चूंकि दो लगाया है तो दो के साथ येट जमेगा। ठीक, लॉजिक समझ में आया। यू माइट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे बट क्यों नहीं आया। बट क्यों नहीं आया? क्योंकि दो है, तो दो थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वो हार गया, यद्यपि के साथ फिर भी आता है। अब यद्यपि हटा दो, उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो फिर लेकिन आता है, लेकिन के लिए बट है। तो यद्यपि आ रहा है ना, इसलिए फिर भी आ रहा है, यानी कि दो आ रहा है इसलिए येट आ रहा है। अगर दो हटा दो तो बट आ जाएगा। ठीक, तो कई बार आपको जो बोलने में ऐसा सुविधाजनक लगता है, आपको लगता है यही ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ऐसा हमेशा होता
नहीं है। लॉजिक पकड़ में आया बच्चों को? आपके मन की बात समझ ली क्या कि हाँ ये हम सोच रहे थे सर, हाँ लेकिन वैसा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। तो आप लोग मेरे साथ क्रॉस चेक कर रहे हो जो आपने वर्कशीट्स फिल की हैं। फिर लास्ट है डैश ही गोज टू रोहतक ही मीट्स हिज फ्रेंड्स। वो रोहतक जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है। तो वो जब भी रोहतक जाता है अपने दोस्तों से जरूर मिलता है। वेन एवर ही गोज टू रोहतक ही मीट्स हिज फ्रेंड्स, या वेन भी चलेगा, वेन और वेन एवर दोनों आ सकते हैं, जब या जब भी, और वेन एवर दोनों चल जाएंगे। बोलने वाले पे डिपेंड करता है। जब भी जाता है तो मिलता है तो भी चलेगा, और जब जाता है तो मिलता है। ठीक, ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 7 भी कंप्लीट। लास्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8। इसके बाद फिर 9, 10, 11, 12, 13 जो वर्कशीट्स हैं वो हम टेंस, वॉइस ये सब जब पढ़ लेंगे उसके बाद उसको उठाएंगे। जो टॉपिक हमारे हो गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हमारी वर्कशीट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब बताइए, हमने तो टेंस भी पढ़ लिए थे, ये वर्कशीट किससे रिलेटेड है? टेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, टेंसेस ऑलरेडी हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं टेंसेस की, और एक फाइनल प्रैक्टिस में खत्म कर देते हैं। अब देखो करना क्या है, ऊपर सेंटेंस दिया है, ब्रैकेट में इसको किस में कन्वर्ट करना है ये लिखा है, डू एज डायरेक्टेड। तो कुणाल हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये जो सेंटेंस है कुणाल हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में। सिमिलरली ये जो सेंटेंस है इसको इसमें, ये जो सेंटेंस है इसको इसमें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 48 टेंस की आपने प्रैक्टिस की होगी, मैंने कल दिया था। चलो, कुणाल हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका बनेगा कुणाल हैज हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, कुणाल हैज हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। दूसरा, प्रिया इज स्पीकिंग लाउडली, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से क्या बनेगा? प्रिया हैज बीन स्पीकिंग लाउडली। मैं बोल रहा हूं, प्रिया हैज बीन स्पीकिंग लाउडली। ठीक, तो अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया आपको तो बोला हुआ भी है बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम। चलिए, तो कोजी राव हैज मेड अ मिस्टेक। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखो इसको बड़ा मजा आएगा बनाने में। तो कोजी राव हैज मेड अ मिस्टेक, इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाओ तो बनेगा तो कोजी राव मेड अ मिस्टेक। तो कोजी राव मेड अ मिस्टेक, और उसका इंटरोगेटिव बनेगा डिड तो कोजी राव मेक अ मिस्टेक। अब डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो मेड का मेक हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस की जिम्मेदारी फिर डिड ने ले ली, डू का डिड हो गया है। तो इसका बनेगा सही आंसर, डिड तो कोजी राव मेक अ मिस्टेक। तो कोजी राव होलकर इंदौर के राजा रहे हैं। डिड तो कोजी राव मेक अ मिस्टेक। आलोक हैज नॉट वॉच्ड बाहुबली, आलोक ने बाहुबली मूवी नहीं देखी है। आलोक इज एन अनफॉर्चुनेट मैन if he has not seen Bahubali. One is fortunate to have born in a generation where we were able to see Bahubali movie, especially in theaters. It's a movie, it's an experience in itself. तो आलोक हैज नॉट वॉच्ड बाहुबली, फ्यूचर परफेक्ट बनाना है। अच्छा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि आगे लिखा ही नहीं नेगेटिव है इंट्रोगेटिव, और ये नेगेटिव में तो इसका पॉजिटिव कर देंगे अपन, है ना। तो या दोनों तरह से बना सकते हैं। तो आलोक हैज नॉट वॉच्ड बाहुबली, फ्यूचर परफेक्ट, तो आलोक will not have watched बाहुबली, ये इसका नेगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट का। और अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा आलोक विल हैव वॉच्ड बाहुबली, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई और आपको लगा हो कि इसमें जैसा है वैसा का वैसे ही बस सिर्फ टेंस बदलना है, और आपने नेगेटिव वाला बना दिया तो भी कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपको आया समझ में कंसेप्ट। और अगर आपको अच्छे से ये क्लिक हो गया कि अरे यहाँ पर नेगेटिव है और आगे इसको नेगेटिव ही नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसको पॉजिटिव में करना ही है, कुछ नहीं लिखो तो पॉजिटिव में कर देंगे। चलो,
फिर है दिया वेटेड फॉर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैज बीन हो जाएगा, तो दिया हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, दिया हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। चलो अगला, ग्रीन कलर सूटेड ऑन द वॉल, पास्ट कंटिन्यूस। दीवार पर हरा कलर सूट कर रहा था, हरे रंग की दीवार किसी को पसंद आ रही होगी, उसने ये सेंटेंस बोला। पास्ट कंटिन्यूस मतलब ग्रीन कलर was shooting on the wall, green color was shooting on the wall, they have lived here, वो यहाँ रह चुके हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव में लिखना है, तो पहले इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाओ, दे हैव लिव्ड हियर का दे आर लिविंग हियर, और नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, तो दे आर नॉट लिविंग हियर, दे आर नॉट लिविंग हियर, एज इजी एज दैट, है ना, सही जा रहे हैं। चल आगे है, सूरज शाइन्स इन द एग्जाम्स, पास्ट इंडेफिनिट में करना है इसको। शाइन का सेकंड फॉर्म देखो, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है, तो सूरज शाइन शोन, शोन इन द एग्जाम्स, शाइन का शाइंड नहीं बनता, शाइन शोन, ठीक, शाइन शोन शाइन, सूरज शोन इन द एग्जाम्स, चमका परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होके। फिर दया इज इनवाइटिंग द गेस्ट्स, इसका फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, तो क्या बनेगा, दया बहन सबको बुला लेती है, गेस्ट को आओ खाना खा के जाना पड़ेगा, दया इज इनवाइटिंग द गेस्ट्स, फ्यूचर परफेक्ट, दया will have invited the guests। फिर है आशिमा will be singing opera, आशिमा will be singing opera, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आशिमा will be singing opera, इसका वही बनेगा, आशिमा will be singing opera, सेम, इसमें चेंज ही नहीं करना है, आशिमा will be, क्योंकि ये उसी टेंस में है, सिंगिंग ये कैच था कंफ्यूजन के लिए, ओपेरा। क्रॉस चेक करते जा रहे हैं बच्चे, क्या कराया आप लोगों ने। चलो अगला है, आशा ड्रिंक्स कॉफी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसका बन जाएगा आशा हैड, पास्ट के लिए हैड आ जाएगा, बीन तो आएगा ही परफेक्ट कंटिन्यूस में, आशा हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। करुणा हैज फेल्ट पिटी ऑन पुअर्स, करुणा नाम है इसलिए उसको पिटी आने, दया आती है, करुणा आती है गरीब लोगों, इसका बनाना है सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक, तो सिंपल पास्ट बनाओ पहले, करुणा हैज फेल्ट पिटी ऑन पेयर्स, इसका पुअर्स, इसका पहले सिंपल पास्ट बनाओ, तो करुणा फेल्ट पिटी ऑन पुअर्स, फिर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, तो डिड करुणा नॉट फील पिटी ऑन पुअर्स, क्योंकि डिड आ गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर तो फेल्ट का फर्स्ट फॉर्म फील है, फील का फेल्ट होता है सेकंड फॉर्म, तो इसका बनेगा फील फेल्ट फेल्ट, इसका बनेगा सही जवाब, डिड करुणा नॉट फील पिटी ऑन पुअर्स, और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल पास्ट का, ठीक। फिर अनिंदिता ट्रेवल टू यूरोप इन हर यूथ, नाउ हाउ गुड इज दिस नेम, अनिंदिता ना, आई केप्ट दिस नेम पर्पसफुली, देखो निंदा यानी कि किसी की बुराई करना, किसी में दोष ढूंढना, कमी खोजना, निंदित मतलब जिसकी बुराई की गई है, वो बड़ा ही निंदित व्यक्ति है, यानी जिसकी बहुत लोग बुराई कर चुके हैं, ठीक, तो जो निंदित हो यानी कि जिसकी बुराई की गई हो, जिसमें बहुत सारे दोष हो, और अनिंदित मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, जिसकी कोई बुराई ना करता हो, और उसका फीमेल फॉर्म अनिंदिता, तो अनिंदिता मीन्स फ्लॉलेस, इमैक्युलेट, जिसकी किसी ने बुराई ना की हो, किसी ने आलोचना या निंदा ना की हो, वो अनिंदिता है। हाउ गुड इज दिस वर्ड, है ना, लैंग्वेज इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, लैंग्वेज इज अ ऑसम थिंग। तो मैंने आपसे शायद कहा था, मुझे पता नहीं, एक बार
कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। कुमार विश्वास की 4 लाइनें शायद कही थी पहले आपसे। तो यही कहने का अभिप्राय है कि लैंग्वेजेस सारी ब्यूटीफुल होती है, बस पढ़ के उनको यूज़ करने वाला चाहिए। क्या बढ़िया-बढ़िया वर्ड हैं हर लैंग्वेज में। चलो, तो अनिंदिता ट्रैवल टू यूरोप इन हर यूथ, ठीक है। इसको करना है पास्ट परफेक्ट में, तो अनिंदिता हैड ट्रैवल्ड टू यूरोप। का ई कैपिटल आएगा, या आपके लिए जानबूझ के मैंने यहाँ ई छोटा लिखा था ताकि आप सही लिखो। यूरोप प्रॉपर नाउन है, ई कैपिटल आना चाहिए, आप सही करना। अनिंदिता हैड ट्रैवल टू यूरोप इन हर यूथ, अपने जवानी में वो यूरोप गई थी। इट्स नॉट यूरोप, है ना, इट्स यूरोप। प्रोनाउंसिएशन क्लियर है बच्चों को? मैं जहाँ प्रोनाउंसिएशन जरूरी होता है बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जानबूझ के यूरोप का ई छोटा लिखा था ताकि जब मैं आपको ये सेंटेंस करवाऊँ, अपनी तरफ से सॉल्व कराऊँ वर्कशीट, तो इस पर फोकस दे के कहूँ कि यूरोप का ई बड़ा करो, ताकि जीवन भर याद रहे। इट इज ओनली द टीचर हु नोज कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। फिर गौरव प्रेजेंटेड द गिफ्ट्स टू हिज कजिन्स, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट तो आएगा गौरव विल प्रेजेंट, इंडेफिनिट इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गौरव विल प्रेजेंट द गिफ्ट्स टू हिज कजिन्स, ठीक है। अगला है लावण्या हैज बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स विथ मेडिसिन। सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। लावण्या हैज बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स विथ मेडिसिन। अब लावण्या देखो, अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। अब इसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है छोटी सी, देखो बताता हूँ। शब्द है लवण। लवण का अर्थ होता है नमक। सॉल्ट, नमक। अब मुझे बताइए, स्पाइसेस में या टेस्ट मेकर्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? नमक का। यानी सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे टेस्टी रस जो होते हैं, जिनसे हमारी जीभ, हमारे टेस्ट बर्ड्स खुश होती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता है, वो होता है नमक। स्पाइसेस का राजा माना जाता है। तो लवण को टेस्ट या ब्यूटी या स्वाद में सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है, ठीक, सबसे सही माना जाता है। अच्छा, जिसमें लवण जैसा ब्यूटीनेस हो दिखने में, तो द स्टेट ऑफ बीइंग लवण इज कॉल्ड लावण्य, ठीक। और इसका जो फीमेल वर्जन बन जाएगा, अगेन आ की मात्रा लगा के, बन जाएगा लावण्य। तो लावण्य मीन्स मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो लावण्य हैज बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद मेडिसिन, सिंपल पास्ट। इसका बनेगा लावण्य ट्रीटेड पेशेंट्स, बस सिंपल पास्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म वर्ब का, विथ मेडिसिन। लावण्य ट्रीटेड पेशेंट्स विथ मेडिसिन, सिंपल पास्ट। धारिणी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। अब धारिणी का अर्थ धरती होता है, तो जानबूझ के यूज किया है नाम। धारिणी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी भी जमीन, तो धारिणी जमीन पर सो गई। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसका बनेगा धारिणी विल हैव स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। फिर है युधिष्ठिर हैज वन द बैटल, इसको करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या बनेगा? इसका यही बनेगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हैज वन द बैटल। युधिष्ठिर अगेन इज अ ब्रिलियंट वर्ड। अब संस्कृत इज ब्रिलियंट लैंग्वेज। युद्ध प्लस स्थिर से बना है, जो युद्ध में स्थिर रहे, स्टेबल रहे, हारे ना, भागे ना, डट के मुकाबला करे, वो है युद्ध स्थिर। और इससे संधि वगैरह करके प्रॉपर वर्ड बना युधिष्ठिर, है ना, वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द महाभारत। चलो, कृष्णा हेल्प देम विन द बैटल। कृष्ण ने उनकी बैटल जीतने में, युद्ध जीतने में मदद की। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस तो क्या बनेगा?
कृष्णा विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो हेल्पिंग हो जाएगा। कृष्णा विल बी हेल्पिंग देम विन द बैटल। ठीक है। विराट कैप्टन द टीम इन इंग्लैंड, विराट ने टीम की इंग्लैंड में कैप्टनसी की। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव, तो विराट विल हैव कैप्टनड द टीम इन इंग्लैंड। एंड लास्ट, ही मैरिड अनुष्का इन इटली, ऑब्वियसली इटली में शादी हुई विराट कोहली की अनुष्का के साथ, तो ही मैरिड अनुष्का इन इटली, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज मैरिड, अनुष्का का ए कैपिटल आएगा, अनुष्का इन इटली। डन। आया समझ बच्चों? तो ये हमारी 4 वर्कशीट हम लोगों ने कंप्लीट की, वर्कशीट नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद कंजंक्शंस, और चौथी और आखिरी आज की यानी कि कुल 8वीं वर्कशीट विच वाज बेस्ड ऑन टेंसेस। वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस ऑन टेंसेस। ठीक, तो पूरी प्रैक्टिस मेरी तरफ से करा रहा हूँ, मुझे आपके 40 नंबर की बहुत परवाह है। ठीक, तो जान लगा देंगे हम लोग, ये 40 नंबर हमको AIR लाने में बहुत मदद करने वाले हैं। चल, अब हम लेते हैं आज कुछ रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का आपने कॉलम बना रखे हैं, आई होप मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कैसे पढ़ना है हमको रूट वर्ड्स। रूट वर्ड, चलो सॉरी, रूट वर्ड, फिर उस रूट वर्ड का मीनिंग, फिर उस रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स, और फिर उन वर्ड्स का मीनिंग। पहला लिखें आप लोग, एमबी, AMBI, AMBI, या इसका एक और रूप चलता है इसी वाले का, एम्फी, AMPHI। देख लें अच्छे से, AMBI एम्बी या AMPHI एम्फी। इसका मीनिंग होता है बोथ साइड्स, या बोथ, या अराउंड, अराउंड यानी ऐसा सब दूर, बोथ साइड्स भी इसका मीनिंग होता है और अराउंड भी इसका मीनिंग होता है। इससे बनने वाले वर्ड्स देखो आप, इससे बनने वाले वर्ड्स हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बिग्वस, AMBIGUOUS, एम्बिग्वस। फिर है एम्फी थिएटर, AMPHI, ये एम्फी का है, एम्फी थिएटर। फिर है एम्फीबियन, एम्फीबियन। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि वन हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, एबल टू यूज बोथ हैंड्स, दोनों हाथ से जो लिख सकता हो। रिमेंबर वीरू सहस्त्र बुद्धे, वायरस इन 3 इडियट्स, ही कुड राइट विथ बोथ द हैंड्स, तो क्या कहेंगे उसे, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, बोथ, क्योंकि एम्बी का अर्थ बोथ या अराउंड होता है। एम्बिग्वस, हैविंग 2 मीनिंग्स, जिसके 2 मीनिंग हो, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या यार तेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं, क्यों बोले यार बहुत ही एम्बिग्युअस बात करता है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि वो कहना चाह रहा है, एम्बिग्युअस, नॉट क्लियर। ठीक, एम्फी थिएटर, एम्फी यानी अराउंड या बोथ साइड्स, तो ऐसा थिएटर जिसके अंदर एक तरफ कोई व्यक्ति खड़ा होए और बाकी 3 तरफ से जनता बैठी हो, या कोई बीच में परफॉर्म करे और चारों तरफ जनता बैठी हो, ऐसा खुला सा थिएटर कहलाता है एम्फी थिएटर। सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, गाना सुना है आपने? इसका मेल वर्जन आदित्य रॉय कपूर के ऊपर जो गाया है अंकित तिवारी ने।
अब आप देखो इस गाने में क्या होता है कि वो खड़े होके गाती है और वो जो एक थिएटर होता है, अब वो थिएटर मतलब वो सब मूवी थिएटर नहीं है, वो एक स्टेडियम टाइप है, लेकिन वो एम्फी थिएटर है जिसमें सब और लोग बैठे, खुली जगह, चारों तरफ से ओपन हो अराउंड में, ऐसा थिएटर उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। वो जिस गाने में हम मर जाएंगे गाना आपको याद है, उसी मूवी का, आशिकी टू का। तो आशिकी टू में हम मर जाएंगे गाने में वो लेके जाती है उसको, राहुल जयकर को, आयुषी केशव शिर्के, आरुषि केशव शिर्के, और वहां पर फिर वो आदित्य रॉय कपूर जाके ऐसे चिल्लाते हैं, आरोही, आरोही, आरोही। तो वो जिस थिएटर में चिल्लाता है, जिस ओपन थिएटर में चिल्लाता है जाके, दैट्स कॉल्ड एन एम्फी थिएटर, एन ओपन सर्कुलर बिल्डिंग या थिएटर। ओपन सर्कुलर बिल्डिंग, बिल्डिंग का अर्थ मकान ही नहीं है ना, बिल्डिंग यानी कोई भी बिल्ट अप, कोई स्ट्रक्चर बनाया हो जो खुला हो। एम्फीबियन दैट कैन लिव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड, an animal that can live on both land and water, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता हो। क्रोकोडाइल, स्नेक्स। एम्बिवैलेंस, टू ऑपोजिट फीलिंग्स एक साथ होना, टू ऑपोजिट फीलिंग्स, ठीक। इन दिस स्टेट ऑफ एम्बिवैलेंस आई एम सो कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि एक तरफ तो मुझे तुझ पे प्यार आ रहा है, तो दूसरी तरफ तुझ पे गुस्सा आ रहा है। प्यार इस बात का कि तूने मेरी कार की चाबी ले ली बिना पूछे और कहीं चला गया, गुस्सा इस बात पे आ रहा है। और प्यार इस बात पे आ रहा है कि तू जहाँ गया था वहां से मेरे लिए कोई बहुत अच्छी गिफ्ट लाया है, बर्थडे सरप्राइज लाया है। तो अब मैं गुस्सा करूँ कि प्यार? तो एम्बिवैलेंस, टू ऑपोजिट फीलिंग्स। एग्जाम्पल देके समझाया आप। एक वर्ड आया था यहाँ पे, एम्बिडेक्स्ट्रस। मैंने कहा था जो दोनों हाथ से लिख सके वो एम्बिडेक्स्ट्रस। तो एक चीज और बताने की इच्छा हुई मुझे आपको, जो राइट हैंड से लिख सकता है उसे बोलते हैं डेक्स्टर, जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसको बोलते हैं सिनिस्टर, और जो दोनों हाथ से लिख सकता है उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्टर। और द स्टेट या अबिलिटी इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, या द पर्सन इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। तो डेक्स्टर यानी राइट हैंडर या राइटी, सिनिस्टर यानी लेफ्टी, और एम्बिडेक्स्टर मीन्स वन हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, राइट या डू थिंग्स विथ बोथ हैंड्स। तो आज का पहला रूट वर्ड एम्बी या एम्फी। चलो अगला रूट वर्ड लो, फॉर्मेट यही रहेगा, आपको पता है। रूट वर्ड है ANDR, एंड्र। ये हम ले चुके हैं क्या एंड्र वाला पहले? डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ले लो एंड्र। इसका मीनिंग लिखो, ये रूट वर्ड है, यहाँ इसका मीनिंग होगा, यहाँ इससे बनने वाले वर्ड्स होंगे, और यहाँ वर्ड मीनिंग। चलो एंड्र, एंड्र का अर्थ होता है मीनिंग, मैन या मेल, ठीक है। इससे बनने वाले वर्ड लो, एंड्रॉइड, मिसएंड्री, मिस एंड्री, फिलैंड्री। देखो बड़ी मजेदार बात है, मिस का अर्थ होता है नफरत या गलत, तो एंड यानी पुरुष, तो जिसको पुरुषों से नफरत हो वो मिसएंड्री, यानी कि हेटिंग मेन, ठीक। फिल का अर्थ होता है लव, तो जिसको पुरुषों से प्यार हो वो कहलाएगी फिलैंड्री, यानी कि लविंग मेन, पुरुषों से प्रेम करना। हेटरेड टुवर्ड्स मैन इज मिसएंड्री, लव टुवर्ड्स मैन इज फिलैंड्री। एंड्रॉइड मीन्स रिजेंबलिंग अ मैन, रिजेंबलिंग अ मैन, जो मैन जैसा हो। गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड्रॉइड, उसका नाम एंड्रॉइड, कितना प्यारा नाम रखा, रूट वर्ड है एंड्र, क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैन को रिजेंबल करता है। मतलब मैन इज ए स्मार्ट क्रीचर ऑफ गॉड, मैन कैलकुलेट कर लेता है, सोच लेता है, अपने इंटेलिजेंस से जो पसंद हो वो आपके सामने पेश कर देता है, एंड्रॉइड भी करता है वो। इसीलिए तो एंड्रॉइड
जिस मोबाइल में हो उसे स्मार्टफोन बोलते हैं। स्मार्टफोन की कंसेप्ट सबसे पहले एंड्रॉयड लाया, फिर तो खैर iOS है एप्पल का, टाइजन है सैमसंग का, ये सब भी स्मार्टफोन ही कहलाएंगे, लेकिन एंड्रॉयड वाज द फर्स्ट। और उनका लोगो भी देखो, अब वो ग्रीन कलर का एक लोगो है एंड्रॉयड का, एक गोल सा मुंह है और नीचे ह्यूमन धड़ है, तो वो गोल मुंह है और नीचे का धड़ यानी बॉडी का हिस्सा है। एंड्रॉयड का लोगो भी इंसान जैसा है। तो एंड्रॉयड मीन्स एनीथिंग दैट रिजेंबल्स मैन। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो रूट वर्ड्स, ताकि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसका बढ़िया सा नाम रख सकें, सार्थक नाम। तो रूट वर्ड पता होने से हम बढ़िया सा नाम रख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन का इन्फो और सिस्टम का सिस दोनों जोड़ के नारायण मूर्ति जी ने अपनी कंपनी का नाम रख दिया इन्फोसिस। प्यारा नाम है यार, है ना। इंडिया इंदौर में एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी आइडिया वेट, अपने एकेडमी के पास में ही है। अब इनोवेट का वेट लिया इन्होंने और आइडिया का आइडिया लिया, आइडिया वेट, मतलब इनोवेटिव आइडियाज लाने वाली कंपनी। तो जो आप चाहते हो करना, उससे रिलेटेड वर्ड्स का नॉलेज हो तो अपना ब्रांड का नाम आप वैसा रख सकते हो, है ना। एंड ठीक, चलो एक और रूट वर्ड लो, 3 लेते हैं आज। हम्म, हाँ, ये वाला ले लो, बिबली, BIBLI, बिबली। बिबली इज a root word which means बुक, और इससे बनने वाले वर्ड हैं बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, बाइबल। अब बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड एज सोर्सेस, लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियो रूट वर्ड है, बुक्स की लिस्ट यूज्ड एज सोर्सेस, जो आपने सोर्स के लिए यूज की। कभी आप प्रोजेक्ट बनाते थे स्कूल में तो आप फिर आखिर में बिब्लियोग्राफी लिखते थे, और बिब्लियोग्राफी में विकिपीडिया गूगल का नाम भी लिखते थे, क्योंकि वो भी एक प्रकार की ऑनलाइन बुक है जहाँ से पढ़ के आपने बनाया है, और भी किताबों के नाम लिखते थे। बिब्लियोफाइल में भी फिल है, फिल मीन्स प्यार, ये पढ़ा था, फिल यानी प्यार, एंड्री यानी मैन, लव टुवर्ड्स मैन, फाइल यानी फिल यानी प्यार, बिब्लियो यानी बुक, बिब्लियो यानी बुक, फिल यानी प्यार, तो बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स या अ पर्सन हु लव्स बुक्स। देखो, I am a bibliophile. Let me tell you about myself. And most of you must be a bibliophile. लेकिन बुक कौन सी पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्शन पढ़ने वालों को हम पक्का बिब्लियोफाइल नहीं बोल सकते, है ना। ठीक है, दे आर बिब्लियोफाइल, पर फिक्शन में इट्स अ प्लेन एंटरटेनमेंट, लेस ऑफ लिटरेचर एंड मोर ऑफ एंटरटेनमेंट। देखो, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश सुधरती है, चाहे आप चेतन भगत को पढ़ो, रविंदर सिंह को पढ़ो, दुर्जॉय दत्ता को पढ़ो, ये इंडियन राइटर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, वे रिसेंट के राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा बेहतर लोगों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप जवाहरलाल नेहरू को, सरोजिनी नायडू को, या खुशवंत सिंह को पढ़िए। इंडिया के राइटर्स की बता रहा हूँ, इसके अलावा फॉरेन राइटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। इंग्लिश की बात करें, मैं हिंदी का भी उतना ही सपोर्ट करता हूँ, हिंदी की किताबें भी पढ़ता हूँ। खैर, तो बुक वो हो जो जिसको पढ़ने के बाद आप फुलफिल्ड महसूस करो, आप ऐसा फील करो कि यार मैं एनलाइटन हुआ, मुझे कुछ नई दिशा मिली, कुछ नई राह मिली। नॉवेल पढ़ने के बाद ऐसा कम होता है, अनलेस कि उस नॉवेल की जो स्टोरी हो वो आपको अंदर से झकझोर दे, कुछ सोचने के ऊपर मजबूर कर दे और आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, क्योंकि मैंने भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ द नॉवेल शुड बी प्री चेक्ड, उसके बाद ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल अच्छे से बिके और मेरी सेल ज़्यादा हो, इसके लिए दे आर ट्राइंग टू राइट बुलशिट ऑल्सो, है ना। तो मेक श्योर कि आप अच्छे राइटर्स को पढ़ो। खैर, लोकमान्य तिलक कहते थे कि अगर आप मुझे किताबें दे दो तो मैं किताबों के साथ नरक में भी रहने को तैयार हूँ। सी हाउ इम्पोर्टेंट बुक्स आर, दैट ही इज रेडी टू लिव इन हेल विद द बुक्स, है ना। एंड एज दे से, देयर इज एन ओल्ड सेइंग व्हिच गोज लाइक दिस कि बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस। तो यू कैन नेवर हैव अ बेटर कंपेनियन देन बुक्स, ठीक है। बाइबल का अर्थ ही है द बुक। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस देयर इज ओनली वन बुक विच इज बाइबल, बाकी सब तो बकवास है। इट इज देयर बिलीफ कि ठीक है वो हैं बकवास इन द सेंस वो अपनी जगह हैं,
लेकिन बुक जो ओरिजिनल है, जो सही है, जो भगवान की जिसमें वचन लिखे हैं, वाणी लिखी है, ऐसा क्रिश्चियंस मानते हैं। और उनके भगवान जीसस क्राइस्ट या भगवान के बेटे जो भी वो मानते हैं, और उनके जो टीचिंग्स हैं वो बाइबल में लिखी हुई है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू देम, है ना, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। आई एम अ जैन, आई वुड नॉट बिलीव इन इट। Sikh will believe in Guru Granth Sahib, Hindu will believe in Gita, Muslim will believe in Quran. So I'm not being uh, inclined towards any particular religion. See, if I'm giving you example of Bible, but then the name Bible itself suggests that it is a book. ठीक? Bible. So that's how we have taken three root words today. Let's take two idioms also. Idiom, I'm a big fan of idioms. I love idioms. I'd like you to read a few too every day. चलो भाई, तो आप ईडियम ईडियम लेंगे। हम्म, हम्म, पहला देखो, अ कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। मेरा फेवरेट है। अ कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। अब देखो, है ना, कैट यानी बिल्ली, ग्लव्स यानी ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं। तो बिल्ली जब माइस यानी चूहे, माउस का प्लूरल है माइस, बिल्ली जब चूहे को पकड़ने जाएगी तो हाथ में ग्लव्स पहन के जाएगी। तो बताओ पकड़ पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि ग्लव्स के कारण वो चूहा फिसल के निकल जाएगा उसके हाथ से। वो तो उसके जो क्लॉ हैं, जो पंजे हैं, उसमें नाखून है, जब पकड़ने जाएगी तो गड़ा देगी, तो वहीं के वहीं अटक जाएगा चूहा, तो पकड़ लेगी। तो बिल्ली का पर्पस क्या है? चूहा पकड़ना। तो क्या बिल्ली अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो पाएगी अगर वो ग्लव्स पहन के जाएगी? तो नहीं। ये सोच के कि यार नाखून गड़ जाएंगे बेचारे को तो दर्द होगा, और नहीं, अपन इसको पीड़ा मत दो, परेशान मत करो, तो फिर बिल्ली का पर्पस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक? तो कहना क्या चाह रहे हो सर? इसका मतलब ये है, इफ यू आर बीइंग टू केयरफुल एंड टू पोलाइट, यू मे नॉट गेट व्हाट यू वांट। कभी कभी लाइफ में बहुत ज्यादा पोलाइट होने से हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। से फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई एम्प्लॉय है, हम बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, बेटा कर दे यार, अरे कर दे यार राजा, वो काम ही नहीं कर रहा है। और काम नहीं कर रहा है तो हम क्लाइंट का काम नहीं कर पा रहे, हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है लाखों का। तो भैया ये ग्लव्स पहन के ट्रीट करना बंद कर दो। आपको पंजा लगाना ही पड़ेगा, यानी कि डांटना ही पड़ेगा, एक आध को बाहर भी करना पड़ेगा। जब तक कि आप सही तरीके से काम नहीं करोगे आपका काम होगा ही नहीं। तो इट इज नॉट टू गुड टू बी टू पोलाइट ऑलवेज, है ना। इसका मीनिंग लिख लो, इफ यू आर टू केयरफुल एंड पोलाइट यू मे नॉट गेट व्हाट यू वांट। इफ यू आर, या इफ वन इज too careful and polite, you may not get what you want। तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी कड़क होना पड़ता है, लेकिन हरदम कड़क रहना भी गलत होता है। लोग हमसे दूर जाएंगे, हमको बुरा मानेंगे, बहुत गुस्सैल है, बहुत चिड़चिड़ा है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक दैट कॉर्ड ऑफ बैलेंस। ठीक? तो कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है। अ कैट इन ग्लव्स, आई एम ए टीचर, आई नो हाउ टू स्कोल्ड स्टूडेंट्स, आई लव एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, बट देन अगर कोई ज्यादा ही मिसचीफ कर रहा है तो आई हैव टू टेक एक्शंस एंड आई हैव टू टेक सर्टन मेजर्स कि यार वो आगे से ना करे, ताकि क्लास का डिसिप्लिन बना रहे, बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो फिर ऐसा यूज कर सकते हैं। तो फिर जब राहुल के एम्प्लॉयज उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो बहुत पोलाइटली बोल रहा है, मैं गया और मैंने कहा क्या बात है? अरे यार मेरे एम्प्लॉयज मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा तो बोलता ही इतनी पोलाइटली और सॉफ्टली है, तो तेरी सुनेंगे ही क्यों? कम ऑन राहुल, अ कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस, यू हैव टू स्कोल्ड देम एंड ट्रीट देम हार्श एट टाइम्स। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। एक और लिखो। हम्म क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आज दोनों बिल्ली वाले लिए अपन ने। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसका आंसर है, बीइंग टू नोजी और क्यूरियस मे गेट अ पर्सन इनटू ट्रबल। बीइंग टू क्यूरियस, क्यूरियस है ना जिज्ञासु, और नोजी
may get a person into trouble, है ना। जैसे दो लोगों की लड़ाई चल रही है और अपन बहुत क्यूरियस है कि क्यों चल रही है, काय को लड़ रहे हो, मेरे को बताओ। तो उनकी लड़ाई के बीच में अपन चले गए कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में, मुझे बताओ सही हुआ क्या। बोले तू बीच में मत आ। अरे बताओ तो सही। बोले तू बड़े ही क्यूरियस हो रहा है हमारे बीच में क्या हुआ जानने के लिए, हम लड़ रहे हैं, तेरे को क्या करना। बोले मेरे को बताओ क्या हुआ। तो दोनों ने मिलकर पहले इसको मार दिया, खूब धोया, फिर इसको बोला चल साइड में हो, फिर खुद लड़ने लग गए वापस। तो फिर हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ही ज्यादा नाक अड़ा रहा था अपनी, ही वॉज बींग टू नोजी और क्यूरियस, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, है ना। बहुत ज्यादा क्यूरियस, हर चीज की पता करने की जरूरत नहीं होती। बड़े लोग करते थे ऐसा घर में, हम छोटे थे तब, घर में कोई बात चल रही है, हमने कहा क्या हुआ, तो बोलते थे चल तू जा, तेरा काम कर, तो तू खेल, तेरे लिए ही नहीं है। या कभी कुछ बीच में बोल देते थे तो बोलते थे बेटा छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, चलो जाओ तो खेलो, तुम्हारा काम नहीं यहाँ पे। तो दैट्स व्हाट इट इज। कई बार बहुत ज्यादा क्यूरियस होना, हर चीज में जान लूं, जरूरी नहीं होता। ठीक। तो यू शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट योर फ्रेंड इज डूइंग, रिमेंबर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो ये कहीं से कहावत उठी है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। कैट को बहुत इच्छा हुई, कहीं धड़ाम की आवाज आई तो भाई क्या हुआ, तो इस चक्कर में वो बाहर आ गई। बाहर आ गई तो जो लोग कैट के मारे परेशान थे कि घर में रोज दूध पी जाती है, तो उन्होंने बिल्ली को हाथों हाथ पकड़ लिया और मार दिया। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसलिए हर बार जानने की, हर बात और हर बात जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, काम से काम रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चे आप लोग भी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने का समय ही नहीं है अभी, फिलोसफी का और बड़े बड़े मोटिवेशंस का और आध्यात्मिक बातों का। अभी समय है जीवन में पढ़ने का, नॉलेज का, एनलाइटनमेंट का, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करने का, है ना। और उसके बाद फिर इंडस्ट्री में कूदने का, खूब सारा पैसा कमाने का, फिर आप ये सब बातें कर सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें छोटे मुंह से अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए बहुत कुछ जानने की भी कोशिश में, मैं ये किताब पढ़ लूँ, मैं वो किताब पढ़ लूँ, मैं इनर साइंस के बारे में जान लूँ, कुछ नहीं जानना है अभी। अभी सिर्फ नॉलेज गेन करना है वो बातों का जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, जो करियर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सब बातों का। ठीक। चलो भाई, आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू।